देखिए, आप लोग अगर सही आंसर मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैनलों में बहुत सारे गलत आंसर बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आंसर को मिला लीजिए। तो देखिए आगे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 120 का अभाज्य गुणनफल क्या है। देखिए, इसमें हम लोग सही आंसर करेंगे और हम इसका प्रूफ भी दे देंगे। जैसे 120, तो 120 का हम एलसीएम करेंगे। जैसे एलसीएम तो आप लोग जानते हैं 60 होगा, फिर 30 होगा, इस तरह चलते जाएगा। तो इस तरह चलेगा तो कौन बुलाएगा, ये बुलाएगा। देख लीजिएगा, ये बुलाएगा। उसके बाद आगे जाते हैं हम। उसके बाद आगे 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है कि अभाज्य गुणनफल 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 का मान है। तो इसको गुना कर देंगे, 2 2 में 4, 4 2 में 8, 8 3 24, 24 3 72, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब आगे जाएंगे तो आगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 और 20 का एचसीएफ है। तो 6 का करेंगे एलसीएम पहले, 2 गुना 3, और उसके बाद 20 का करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 2 में 4, 4 5 20। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन में होता है, यानी 2, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे जाते हैं। आगे जैसे है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। सम और विषम संख्या तो आप लोग जानते हैं। जैसे सम संख्या हुआ 2 2 4 6 8 10, ये सब सम हुआ। और विषम हुआ 3 5 7 9 11, ये सब। तो बोल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला होगा, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम का रूप होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2m+1। जैसे कोई हम सम संख्या लेते हैं 2, तो इसको हम विषम में कैसे चेंज करेंगे, 2 इंटू m यानी 2+1। तो 2 2 में 4 प्लस 1 यानी 5। उसके बाद अगर हम कोई विषम संख्या लेते हैं तो विषम को ही विषम में आ जाएगा, 2 इंटू 3+1 यानी 3 2 में 6 प्लस 1 7, और 7 जो कि एक विषम संख्या है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसी चैनल को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल में गलत उत्तर दिए हुए हैं, जैसे कि इस प्रश्न में है। उसके बाद आगे आगे देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर है कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यों की संख्या है। तो पी शून्यों की संख्या निकालने के बोल रहा है, यानी कितनी बार ये ग्राफ को काट रहा है। देखिए, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, 2 बार, और एक बार 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी ये वाला जो 3 आएगा शून्यों की संख्या। अब आगे जाते हैं। आगे है जैसे आप लोगों का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है कि बहुपद x² - 3 का शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, x² - 3 बराबर 0। तो x² बराबर 3 हो जाएगा, और x बराबर √3 हो जाएगा। और तो यहाँ पर √3 होगा क्या, प्लस माइनस दोनों होगा। तो दोनों होगा, यानी कौन सा ऑप्शन, दोनों है कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में -√3 और +√3, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए, इस सारे चीज़ में बहुत सारे चैनलों में गलत आंसर दिया है, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है 7 नंबर प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद की जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यों का योग इंटू शून्यों का योग इंटू x प्लस शून्यों का गुणनफल। तो x², तो इसको आगे यहाँ पर हम करते हैं। जैसे x² माइनस शून्यों का योग, शून्यों का योग क्या है, -3 प्लस शून्यों का गुणनफल +2। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस इन माइनस +3 x +2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2 समीकरण निकाय है। मैं कौन क्या है ये, तो ये a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2, ये होगा क्या होगा ये वाला। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर पहले ही काट जाता है तो अद्वितीय हल होता है, अगर सब बराबर होता है तो अपरिमेय रूप से अनेक हल होता है, और अगर लास्ट में काटता है तो कोई हल नहीं होगा इसका। अब अगला प्रश्न जाते हैं। अगला प्रश्न जैसे 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है रैखिक समीकरण 2x - y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 4 का हल है। तो इसका हल हम कर देंगे किसी भी विधि से, जैसे विलोपन विधि से हम बनाते हैं। 2x - y बराबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं 3x + 2y बराबर 4, यहाँ पर गुना कर देंगे 2। तो उस तरीके से विलोपन विधि से बना लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर -1। कर लीजिएगा, आप लोग तो पूरा साल पढ़े हैं।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला जाते हैं जैसे 10 नंबर रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। देखिए इस सब प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसको कहते हैं संगत, न कि असंगत, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। उसके बाद आगे जाते हैं, आगे जैसे 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे। देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे चैनलों में जैसे तैसे कुछ भी आंसर दे दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे होगा 1, इसको भी हम समझा देते, प्रूफ दे देते हैं। जैसे इसको हम वो वाला फॉर्मूला करेंगे A1/A2, तो A1 कितना है 3/A2 यानी 2 बराबर B1/B2 2/B2 कितना है यहाँ पर -3। देखिए दोनों समान नहीं है, और जब दोनों समान नहीं होता है यानी अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल की स्थिति में एक ही तो हल होता है, x का मान 1 आता है और y का मान 1 आता है, यानी इसका आंसर होगा 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे जाते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0, 2x - ky - 2 = 0 अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। देखिए इस प्रश्न में हमें डाउट है, यह प्रश्न डाउट ही होने का एक कारण है क्योंकि प्रश्न शायद कुछ गलत किया गया है। इस प्रश्न में अद्वितीय हल होने की स्थिति में k का मान माना गया है, जो कि हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होता है A1/A2 इज नॉट B1/B2, तो इसमें k का मान तो निकालना असंभव है। अगर बराबर होगा तब ना k का मान निकलेगा, तो इसलिए इसमें डाउट है। इसका सही आंसर अभी नहीं होगा, शायद इसका जो भी आंसर देंगे सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 13 नंबर है कि यदि रैखिक समीकरण के कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। तो इसका आलेख की रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, आगे है 14 नंबर प्रश्न कि निम्नों में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, फॉर्मूला ax² + bx + c = 0, लेकिन इसमें बोल रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है यानी इसमें x² नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम देखते हैं, चारों ऑप्शन को एक एक देखेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है x - 2 का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - 2ab + b², तो a² यानी x², तो इसमें आएगा यानी द्विघात समीकरण होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, जैसे यहाँ पर x × x x² हो जाएगा, यहाँ पर a + b × a - b है तो x² हो जाएगा, और x² इधर है x² और बराबर है x², तो x² तो कट जाएगा, तो x² कट जाएगा यानी द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बाकी सब में x² आएगा, देख लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे जैसे 15 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विभक्तर है। विभक्तर यानी d का मान निकालने बोल रहा है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, तो d² यानी -5² - 4 × a है यहाँ पर 3 × c है 2, तो -5² यानी 25, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो 25 में 24 क्या यानी 1, तो 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं, आगे 16 नंबर कि ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो जो दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब b² - 4ac = 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 की मूलों की प्रकृति होगी। तो देखिए मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम d का मान निकालेंगे, तो d का मान b² - 4ac, तो d² - 5² - 4 × a यानी 2 × c × 3 यानी 25 - 4 2 8 8 3 24, तो 25 में 24 का 1 और 1 यानी 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा यानी जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है वास्तविक एवं असमान, तो वास्तविक एवं असमान यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² + kx = 3 कि 0 के समान k का मान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का, तो इसको k का मान निकालिएगा, जैसे मूल समान है तो d बराबर तो इसका 0 होगा, उसके बाद d का मान b² - 4ac होता है, फॉर्मूला बराबर 0, इसका मान पुट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ±2√6 आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे
19 नंबर। आगे 19 नंबर है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 की एक मूल -2 है तो के का मान होगा। देखिए इस प्रश्न में कुछ डाउट हमें हो रहा है, लेकिन देखेंगे अगर सही आंसर अगर आ जाएगा या प्रश्न में कुछ है तो आगे देखेंगे। अब इसको छोड़ देते क्योंकि गलत आंसर हम नहीं देंगे। अब आगे देखते हैं। आगे 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। 20 नंबर है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है। तो इसको जिस विधि से आप बना सकते हैं, जिसे आप फैक्टर कर दीजिए। यहाँ पर 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इस विधि से आप आंसर लाइएगा इसका। तो इसका x का मान आएगा 2/3 और -1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है AP 3 3 3 3 का सार्वअंतर है। तो सार्वअंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? A2 - A1 यानी 3 - 3 यानी 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि एक AP का प्रथम पद 10 है और सार्वअंतर 10 है, तो दूसरा पद यानी A2 क्या होगा? A प्लस D। तो A यानी 10 और D है यानी 10, तो 10 10 20, तो 20 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि एक AP में A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8, तो AN का मान निकालने बोल रहा है। तो AN का मान कितना होता है? A प्लस N-1 यानी 8 - 1 यानी 7 इंटू D यानी 3, तो 3 7 21, 21 7 28, 28 यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे 24 नंबर में ये 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो इसको आप एपी में भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कोई मान लेते कि एपी का फॉर्मूला भूल गए, तो 3 के प्रथम 5 गुणक यानी 3 6 9 12 15, तो 1 2 3 4 5 सबके जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 45, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं। 25 नंबर कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त यानी एक छोटा वृत्त लेते हैं, एक बड़ा वृत्त लेते हैं। तो दो वृत्त समरूप होते हैं, लेकिन सर्वागसम नहीं होगा। सर्वागसम किस स्थिति में? दोनों का आकार अगर आकार मतलब इक्वल रहेगा। जो यदि ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आकार दोनों का मतलब मिल जाए, जैसे 2 वृत्त हो गया, 2 वर्ग हो गया, तो ये सब क्या होगा? समरूप, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर है। अब आगे देखते हैं। आगे है आप लोगों का 26 नंबर ना। जैसे यदि DE समांतर BC है तो EC का मान क्या होगा? तो इसमें क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इसे 6.1 का है कि AD/DB AE/EC होता है। इस फॉर्मूला से बना दीजिएगा। वो तो नियम आप लोग जानते ही है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है AD/DB बराबर AE/EC, तो इसका मान रखिएगा तो EC का मान रहेगा 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न है क्या आकृति में ABC समरूप त्रिभुज QRP है तो समरूपता कसौटी है। तो देखिए इसमें AB/QRR करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 आएगा। फिर AC/PQ यानी 3/6 तो 1/2 आएगा। फिर BC/PR यानी 2.5 से 5 का काट देंगे 2 बार में, यानी 1/2। तो साइड मिल रहा है ना तीनों का, तो तीनों का जब साइड मिलेंगे तो क्या होगा? साइड साइड साइड, तो इसका कोसोट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का 28 नंबर कि ABC और DAP में DEF में कौन A बराबर कौन D है, कौन B बराबर कौन F है, कौन C बराबर कौन E है। तो जिस तरह है उसी तरह समरूप होगा। जैसे पहले A है तो A है, इधर पहले इधर D है, A बराबर D, तो A बराबर D पहला आना चाहिए। फिर B बराबर F यानी B बराबर F यहाँ पर आना चाहिए। फिर C बराबर E यानी C बराबर E आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का आ जाएगा 29 नंबर। यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? भुजाओं के वर्ग का अनुपात। तो भुजाओं के वर्ग यानी 4²/9², तो 16/81 यानी 16/81 यानी 16:81, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, शेष भुजा की लंबाई निकालने बोल रहा है। तो क्या होता है? समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी आधार निकालने बोल रहा है, यानी 13 स्क्वायर
माइनस भुजा स्क्वायर में 12 स्क्वायर, 13 13 169, 12 12 144। तो 169 में 144 चला जाएगा, कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोगों का 31 नंबर। 31 नंबर है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बी का मान है। जैसे मान लेते कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, तो देखिए इसमें एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। इसको बना लीजिएगा, उस दोनों सम बराबर आ जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर समान आ जाएगा, और अगर समान आएगा जाते यानी बी कोण 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, यानी इसका बी कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब आगे देखते हैं, आगे 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे वृत्त होता है, जीवा कहते किसे कहते हैं, जैसे वृत्त के दो बिंदुओं को टच करता है, तो सबसे बड़ी जीवा यहाँ पर होगा जो केंद्र से गुजरेगी, और जो केंद्र से गुजरेगी उसको क्या कहेंगे, व्यास, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र P की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, जैसे कोई वृत्त है और यहाँ पर बोल रहा है कि P बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या निकालने बोल रहा था। यहाँ पर क्या बनाता है, समकोण बनाता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो 25 25 625 माइनस 576, घटाएंगे 49, और 49 का वर्गमूल निकलेगा 7, तो 7 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे है 34 नंबर। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकते थे, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, अपरिमित रूप से अनेक या अनंत जो ऑप्शन है, तो अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा इसका। अब आगे देखते हैं 35 प्रश्न नंबर, जैसे उसी तरह एक प्रश्न आगे भी आंसर किया अभी। ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी ए 3 सेंटीमीटर, ओ ए की लंबाई निकालने बोल रहा है, तो क्या होगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 5 25 माइनस 3 3 9, 25 में 9 जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल 4, तो 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ये हमें किसी बच्चे ने भेजा है कि मिलाने के लिए कि सही आंसर क्या है, इसलिए वो 5 सेंटीमीटर शायद बनाया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं हम 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न हिंदी भाषा में नीचे थोड़ा है, तो इसमें कि केंद्रीय थीटा और त्रिज्या में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आप लोग तो बहुत अच्छा बहादुर बना लड़का है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बड़ा 360 डिग्री, ये तो सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और उसी प्रश्न को देखिए यहाँ पर दे दिया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, उसी फार्मूला से लगाइएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 360 डिग्री इस फार्मूला से, तो इसका आंसर आ जाएगा 128/7 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं, आगे है आप लोगों का 38 नंबर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, इस फार्मूला में लगाइएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका आंसर निकालने बोल रहा है। जैसे वृत्त होता है ना एक, तो जैसे एक वृत्त होता है, तो यहाँ पर हम जीवा खींच रहे, तो ये छोटा वाला को लघु बोलता है, इसको दीर्घ बोलता है, तो इसमें दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हैं, इसके 2 क्रमागत ताने के बीच का कोण होगा, तो इसके 2 क्रमागत ताने के बीच का कोण होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोगों को साथी का भी आंसर का पता चल जाएगा, और आप लोग देख भी पाएंगे कि किस साथी का नंबर ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है, तो वीडियो को आंसर मिला लीजिए, सभी साथी को शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।